दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक इलेक्ट्रिशियन इंटरव्यू बेसिक क्वेश्चन के ऊपर है। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपके लिए यह वीडियो काफी कारगर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो हमसे अधिकतर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारे सामने 7 क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार यही क्वेश्चन दोहराए जाते हैं अगर आप इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू दे रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि एमसीबी, जो हमारे सामने एमसीबी है और ये हमारे सामने फ्यूज है, आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है। दोस्तों हमसे बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि एमसीबी और फ्यूज में क्या अंतर है, और दोस्तों बहुत सिंपल है। देखो दोस्तों जो हमारे सामने फ्यूज है, इस फ्यूज को बोलते हैं दोस्तों एचआरसी फ्यूज। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? एचआरसी फ्यूज। और जो ये हमारी एमसीबी है, ये एमसीबी का पूरा नाम तो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। दोस्तों आपने घरों के अंदर अगर फ्यूज देखे तो जो फ्यूज लगता है वो होते हैं दोस्तों किट कैट फ्यूज। ठीक है, किट कैट फ्यूज। वैसे हमसे ये नहीं पूछा जाता, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों इन दोनों के बीच अंतर की बात कर लेते हैं कि आखिर हमसे इंटरव्यू में पूछे तो हम क्या बोले। तो दोस्तों सबसे पहली चीज, अगर आपसे फ्यूज का फायदा बोल सकते हो तो आप ये कह सकते हो कि हमारा जो फ्यूज होता है वो काफी सस्ता होता है। फ्यूज का फायदा क्या है? फ्यूज सस्ता होता है, जबकि हमारी एमसीबी जो होती है वो एमसीबी महंगी होती है। ठीक है, ये हमारा पहला अंतर हो गया। दूसरी चीज दोस्तों, फ्यूज का अंतर और एमसीबी में अंतर यह है कि जैसे कभी कोई फॉल्ट होता है, जैसे कोई हमारा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होता है, तो हमारा जो फ्यूज होता है उसको हमको रिप्लेस करना पड़ता है, मतलब इसकी वजह दूसरा फ्यूज लगाना पड़ेगा। जबकि हमारी जो एमसीबी है, ये एमसीबी को हम रीयूज कर सकते हो, मतलब हम इसको वापस से उपयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इन दोनों के बीच जो अंतर है वो तीसरा काफी इंपॉर्टेंट है, जो अगर आप बोलोगे तो ये दोनों बोलने की भी जरूरत नहीं है। वो है दोस्तों हमारी जो एमसीबी होती है वो एमसीबी हाई सेंसिटिव होती है। अब हाई सेंसिटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो हाई सेंसिटिव का मतलब इतना होता है कि हमारी एमसीबी छोटे से मोटे फॉल्ट को भी सेंस करके आराम से ट्रिप पकड़ जाती है। पर दोस्तों जो हमारा फ्यूज होता है वो फ्यूज इतना अच्छा सेंसिटिव नहीं होता है। हमारी एमसीबी और फ्यूज दोनों हमको सेम प्रोटेक्शन देते हैं। दोनों हमको क्या क्या प्रोटेक्शन देते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारी जो एमसीबी होती है वो एमसीबी हमको 2 प्रोटेक्शन देती है, और हमारे फ्यूज होता है वो फ्यूज भी हमको 2 प्रोटेक्शन देते हैं। एक होता है दोस्तों ओवरलोड पे प्रोटेक्शन। ओवरलोड का प्रोटेक्शन मतलब जैसे हमारा जो फ्यूज है ये 4 एम्पियर का है, और अगर 5 एम्पियर इसमें से निकलेगा तो ये बंद हो जाएगा, यानी ये इसका तार उड़ जाएगा, और हमारी एमसीबी हमको ये प्रोटेक्शन देती है। इसके अलावा दूसरी प्रोटेक्शन होती है वो होती है दोस्तों शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ये दोनों प्रोटेक्शन हमको फ्यूज और एमसीबी से मिलती है। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब हमारा फेस आपस में बैठ गया, फेस न्यूट्रल आपस में बैठ गया, वो प्रोटेक्शन हमारी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कहलाती है। फ्यूज और एमसीबी दोनों प्रोटेक्शन सेम होती है, पर अंतर सिर्फ इतना है कि हमारी जो एमसीबी होती है वो एमसीबी हाई सेंसिटिव होती है, मतलब छोटे मोटे फॉल्ट को भी सेंस करके ट्रिप कर देती है। पर हमारा जो फ्यूज होता है वो फ्यूज हाई सेंसिटिव नहीं होता, वो होता है लो सेंसिटिव, मतलब वो छोटे मोटे फॉल्ट को सेंस नहीं कर पाता है। और दूसरी चीज मैंने आपको कुछ और अंतर बताएं, आप ये भी बता सकते हो। इसके अलावा दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि इलेक्ट्रिक से लगी आग को कैसे बुझाएंगे। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सेफ्टी के नजरिए से पूछा जाता है। मतलब भविष्य में हमारे इलेक्ट्रिकल में आग लग गई, हमारे कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है और कंटिन्यूसली हो रहा है, उससे आग लग रही है, तो आप क्या करोगे? तो दोस्तों इलेक्ट्रिक से लगी आग को कैसे बुझाएंगे, इसका आंसर सिर्फ एक लाइन का ही है। सबसे पहले आप ये बोलेंगे कि हम रेत व मिट्टी का उपयोग करेंगे अगर हमारे पास में कोई भी इक्विपमेंट नहीं है। और दोस्तों अगर हमारे पास में उपकरण है तो आप कौन सी गैस का उपयोग करोगे? दोस्तों देखो, ए टाइप की गैस आती है, बी टाइप की आती है, सी टाइप की आती है, डी टाइप की आती है और के टाइप की भी गैस आती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें से किस टाइप की गैस का उपयोग करोगे? तो दोस्तों आपको जो गैस का उपयोग करना है वो करना है दोस्तों सी टाइप की गैस। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि आप कौन सी टाइप की गैस का उपयोग करोगे, तो आपको करनी है सी टाइप की गैस, क्योंकि दोस्तों सी टाइप की जो गैस होती है उसके अंदर होता है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों इन दोनों के अलावा हमसे तीसरा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बार बार पूछा जाता है, वो होता है दोस्तों वोल्टेज और करंट में क्या अंतर होता है। दोस्तों ये काफी डिफिकल्ट लगता है, पर आप इसको एक बार समझेंगे तो ये काफी आसान है कि आखिर वोल्टेज और करंट इन दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों देखो, वोल्टेज और करंट, ठीक है, वोल्टेज और ये हो गया है हमारा करंट। तो दोस्तों इन दोनों में अंतर बहुत ही सिंपल है कि हमारा जो वोल्टेज होता है वो एक तरीके होती है ताकत। देखो आपको मैं समझाता हूं, जैसे हमारे घर का जो पंखा है, ठीक है, ये हमारे घर का कोई भी फैन है, ये हमारे घर का फैन है। तो दोस्तों अगर इसमें पूरे वोल्टेज आएंगे ना, जैसे इस फैन के जो वोल्टेज है 220 वोल्टेज है, अगर वो 220 वोल्टेज पूरा है तो ये पंखा इसकी फुल स्पीड के साथ घूमेगा, जो भी इस पे स्पीड सेट है। पर दोस्तों अगर इसके अंदर 180 वोल्टेज ही हम दे रहे हैं तो ये जो पंखा है ये पंखा धीरे स्पीड में घूमेगा। तो दोस्तों हमारा जो वोल्टेज होता है वो एक तरीके की ताकत होती है, और जो हमारा करंट होता है वो करंट होता है धारा। धारा का मतलब दोस्तों बहने की धारा। बहने की धारा का मतलब जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर रहे हैं वो हमारा करंट कहलाता है। अब दोस्तों इसको और भी आसान शब्दों में समझाता हूं। जैसे हमारा एक वायर है, ठीक है, ये वायर है, और मैं और समझाने के लिए यहाँ पे एक पाइपलाइन बना देता हूँ। ये एक पाइपलाइन है, बहुत ही सिंपल है, वाटर से संबंधा। तो दोस्तों देखो, यहाँ से मैंने इसके अंदर पानी भेजा, ठीक है, ये हमारे इसके अंदर पानी भेजा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पानी गिर रहा है वो तो हो गया हमारा करंट, कि कितना पानी गिरा,
इस साइड हमारा कितना पानी गिरा, वो तो हो गया हमारा करंट। पर दोस्तों ये पानी कितना धक्का दे सकता है, जैसे यहाँ पे कोई भी चीज पड़ी है, जैसे यहाँ पे हमारा एक पेन पड़ा है, तो इस पेन को कितनी ताकत से फेंक सकता है, तो वो है दोस्तों वोल्टेज। इसकी ताकत जो है पानी की वो है वोल्टेज, और हमारा पानी कितना गिर रहा है वो है करंट। इसी तरह दोस्तों अगर आपको इंटरव्यू में पूछे तो आपको क्या बोलना है, इंटरव्यू में तो आप ऐसे नहीं बोल सकते ना पानी का धक्का, या ऐसा तो नहीं समझा सकते। तो आप दोस्तों या तो आप कह सकते हो कि वोल्टेज जो है एक तरह की ताकत। अगर आप थोड़ा इंटरव्यू में इंग्लिश में बोलना चाहते हो ये कह सकते हो कि वोल्टेज तो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यही इसकी पूरी डेफिनेशन है कि वोल्टेज क्या है, वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और दोस्तों अगर दूसरी चीज आपसे पूछे कि करंट क्या है, तो करंट को मैंने आपको बताया कि हमारी धारा होती है, तो आप ये कह सकते हो बहने की धारा, बहने की धारा, या फिर आप इंग्लिश में कहना चाहो तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट कहलाता है। तो दोस्तों आपका थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि वोल्टेज और करंट में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन पे आता है कि आखिर मेगर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मेगर क्या होता है, वे मेगर का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों देखो मेगर क्या होता है, मेगर सिर्फ एक तरह का होता है हमारा इंसुलेशन टेस्टर, इंसुलेशन टेस्टर, इंसुलेशन टेस्टर भी कहते हैं, या फिर कहीं कहीं पे बोल सकते हैं कि हम रेजिस्टेंस टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों रेजिस्टेंस टेस्टर या इंसुलेशन टेस्टर क्या होता है, एक बार आप इसको समझ लीजिए ताकि आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो दोस्तों देखो क्या होता है, जैसे हमारा ये टेस्टर है, ठीक है, ये हमारा एक टेस्टर है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें करंट लगाऊंगा, यहाँ पे अगर मैंने इसको करंट से छुआ, तो मेरा वो जो करंट है वो करंट इसके अंदर जो पूरी रोड है, इस रोड के अंदर फैलेगा। ठीक है, यही है। पर दोस्तों मेरे को कभी चेक करना है कि मेरा जो ये है इंसुलेशन, इसको बोलते हैं दोस्तों इंसुलेशन, तो ये इंसुलेशन कहीं फेल तो नहीं हो गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मेगर की लीड लगाऊंगा और यहाँ पे एक मेगर की लीड लगाऊंगा। तो ये मेगर की लीड क्या करेगी, तो इसमें और इसमें क्या रेजिस्टेंस है, तो दोस्तों अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो हमारा करंट फ्लो नहीं करता, इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है। इंसुलेशन का रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है। तो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि मेगर क्या होता है और मेगर का क्यों उपयोग किया जाता है, तो आप कह सकते हो मेगर हमारा इंसुलेशन टेस्टर होता है, हम उससे रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं किसी भी चीज का। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों मोटर को टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं, या फिर हमारे केबल का इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए कर सकते हैं, यानी हम कहीं पे भी इंसुलेशन टेस्ट करने के लिए मेगर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं, मोटर कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों कभी भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप हमेशा यही कहते हैं कि हमारी मोटर दो प्रकार की होती है, एक होती है हमारी एसी मोटर और एक होती है हमारी डीसी मोटर। पर दोस्तों आगे से ध्यान रखिएगा, अगर आपको इंटरव्यू में क्लियर होना है, अगर आपके चांस आपको बढ़ाने हैं, तो आप कहिएगा मोटर हमारे तीन टाइप की होती है, एक एसी मोटर होती है, एक डीसी मोटर होती है और एक स्पेशल मोटर होती है। अब ये स्पेशल मोटर क्या होती है, तो दोस्तों स्पेशल मोटर में कुछ अलग मोटर होती है। एसी मोटर के अंदर तो आपको पता है इंडक्शन मोटर हो गई, डीसी मोटर के अंदर आपको पता है कि शंट मोटर, ये तो सब हो गई। पर स्पेशल मोटर के अंदर कुछ ऐसी मोटर आती है जो एसी से भी चल जाती है और डीसी से भी चल जाती है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं तो हो गई एक यूनिवर्सल मोटर। अब ये यूनिवर्सल मोटर जो होती है ना दोस्तों, वो एसी से भी चलती है और डीसी से भी चलती है। कभी भी आप इंटरव्यू देने जाए तो आप यही कहिएगा कि एक एसी मोटर होती है, एक डीसी मोटर होती है और एक होती है स्पेशल मोटर। तो दोस्तों इससे आपके चांस इंटरव्यू में पास होने काफी हद तक बढ़ जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको ये जानना है कि मोटर कितने टाइप्स की होती है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, एक स्क्वायर एमएम कॉपर एल्यूमिनियम केबल पर हम कितना लोड जोड़ सकते हैं। मैं आपको वापस समझाता हूँ क्वेश्चन कि 1 स्क्वायर एमएम कोई भी केबल है, जैसे वो कॉपर की भी हो सकती है या एल्यूमिनियम की, तो मैं कॉपर की 1 स्क्वायर एमएम पे कितना लोड, कितना एम्पियर कनेक्ट करा सकता हूँ, या फिर एल्यूमिनियम की 1 स्क्वायर एमएम पे कितना एम्पियर कनेक्ट करा सकता हूँ। तो दोस्तों इसका आंसर कभी भी आप एक सिंपल लाइन में मत दे दीजिएगा कि आप बोल दें कि हम 5 एम्पियर कनेक्ट करा सकते हैं 1 स्क्वायर एमएम पे। नहीं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हर समय हालात के हिसाब से एम्पियर कम ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर आप कॉपर केबल की बात कर रहे हो, कॉपर की केबल की बात कर रहे हो, है ना, जैसे कॉपर की केबल बात करें 1 स्क्वायर एमएम, ठीक है, 1 स्क्वायर एमएम, तो दोस्तों आप कहिएगा अगर हम उसको टेम्परेरी यूज कर रहे हैं कुछ समय के लिए, तो हम उस पर 10-11 एम्पियर भी कनेक्ट करा सकते हैं। पर दोस्तों अगर हम उसको परमानेंट कहीं पे फिक्स लोड देना चाहते हैं, यानी कहीं पे भी हम उसको फिक्स एक लोड पे कनेक्ट करा रहे हैं कि वो केबल वहीं के लिए परमानेंट रहेगी, उस लोड पे ही चलेगी, तो दोस्तों हम उस केबल पे 5 से 6 एम्पियर तक लोड कनेक्ट करा सकते हैं। और दोस्तों साथ साथ एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हमारा लोड कुछ ज्यादा दूर है, जैसे मतलब 100 मीटर हो गया, 80 मीटर हो गया, यानी इतना दूर लोड है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम हमारी जो कॉपर की केबल होती है, हम मान के चलते हैं कि एक स्क्वायर एमएम हमारी ओनली फॉर 4 एम्पियर ही लोड कनेक्ट कराएगी। तो दोस्तों आगे से ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप एक सीधी लाइन में आंसर मत दे दीजिएगा कि 4 एम्पियर हम कनेक्ट करा सकते हैं। दोस्तों बहुत गलत है, क्योंकि हर समय हालात के हिसाब से हमारे कॉपर की केबल या कोई भी केबल होती है, उसके अंदर हमारा करंट हमेशा वेरी करता है। तो दोस्तों आप एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं कि एल्यूमिनियम केबल के अंदर आप क्या कहेंगे, तो दोस्तों वही चीज, अगर हम कोई टेम्परेरी लोड कनेक्ट करा रहे हैं, टेम्परेरी लोड में हम
6 से 8 एम्पियर हमारी एल्यूमिनियम केबल को दे सकते हैं। और अगर हम कहीं पे फिक्स लोड में कनेक्ट करा रहे हैं तो हमारी जो एल्यूमिनियम केबल है हमारी 4 से 5 एम्पियर लोड कनेक्ट करा सकते हैं। और दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी हम ज्यादा दूर कनेक्ट करा रहे हैं मतलब 100 मीटर या 80 मीटर की रेंज में करा रहे हैं तो हम उस पर ओनली फॉर 2 या 3 एम्पियर 1 स्क्वायर mm केबल पे ही कंसीडर करते हैं। तो दोस्तों अगर आप कुछ इस तरीके का आंसर दोगे तो आपके इंटरव्यू पास होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों 7 क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों जो कंडक्टर और इंसुलेटर में अंतर बहुत ही सिंपल है। जैसे हमारे टेस्टर है, इस टेस्टर के अंदर का जो ये सिरा है ये है हमारा कंडक्टर और जो ऊपर का सिरा है ये हमारा इंसुलेटर। देखो दोस्तों हमारा जो वायर होता है, जैसे हमारा वायर है तो इस वायर के ऊपर तो होता है जो इंसुलेटर होता है और जो अंदर जो कॉपर है वो कॉपर है हमारा कंडक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा कंडक्टर। तो दोस्तों आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो दोस्तों देखो अंतर ये होता है कि हमारा जो कंडक्टर होता है इस कंडक्टर में से हमारा करंट इधर से इधर फ्लो करता है। जैसे मेरा ये पूरा एक लंबा कंडक्टर है, ठीक है, ये हमारा पूरा तार है तो ये पूरा कंडक्टर है और इसके ऊपर मैंने इंसुलेटर लगा रखा है। इधर मैंने इसमें फेस जोड़ा तो मेरा जो फेस है वो मेरा इधर भी मिल जाएगा, मतलब मेरा करंट फ्लो होएगा आपस में। और जो हमारा इंसुलेटर होता है तो इंसुलेटर में अगर मैंने इधर फेस जोड़ा, हमने इधर करंट दिया तो हमारा करंट इधर भी नहीं पहुंच पाएगा। इंसुलेटर का यही फर्क होता है। तो दोस्तों कंडक्टर और इंसुलेटर में यही फर्क होता है। कंडक्टर एक तरह का चालक होता है, चालक का मतलब दोस्तों करंट एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाएगा। पर दोस्तों हमारा जो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर का मतलब ये होता है हमारी सेफ्टी के लिए उपयोग करता है। जैसे यहाँ पे करंट लगाया तो वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। अगर मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दूं तो हमारे जो भी वायर है, जो भी हमारे कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जो भी वायर है वो हमारे कंडक्टर होते हैं। और इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में जैसे हमारा ये रबड़ हो गया, हमारा गिलास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब हमारे इंसुलेटर में आते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आपके होने वाले अगले इंटरव्यू में काफी काम आने वाले हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।